नमस्कार। चलिए, तो इसके पहले लेक्चर में हम बात कर रहे थे क्रांतिकारी शेखर का बचपन। तो उसमें हमने देखा था कि ये क्रांतिकारी शेखर जो है उसके घर में पूरा वातावरण अंग्रेजी है। तो अंग्रेज चले गए, तो ये तो उन दिनों की बात है कि जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था। लेकिन आज भी हम महसूस कर रहे हैं कि हमारी मातृभाषा गुजराती है, राष्ट्रभाषा जिसे हम हिंदी कहते हैं, फिर भी हमारे यहाँ अंग्रेजी का प्रचुर मात्रा में प्रयोग होता है। और यहाँ तो शेखर के साथ तो क्या हुआ है, उसका बचपन जो है उसकी मातृभाषा बन गई है अंग्रेजी। मातृभाषा तो हम उसे कहते हैं जिसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। बचपन से पहले जब माता के गर्भ में बच्चा होता है तब से लेकर जब उसमें जीव आ जाता है तब वह सुन लेता है, जैसे अभिमन्यु ने सुना था। तो उसी प्रकार ये मातृभाषा बन जाती है जन्म से पहले और जन्म के बाद में। जो भाषा घर में बोली जाती हो, खास करके सबसे ज्यादा जो सुनने को मिलती है वही हमारी मातृभाषा हो जाती है। तो यहाँ ये हुआ कि उसे सबसे ज्यादा तो अंग्रेजी सुनने के लिए मिली है, तो ये मातृभाषा हो गई है। अंग्रेजों से वह नफरत करता है, विदेशी भाषा से नफरत करता है, विदेशी कपड़ों से नफरत करता है। ऐसे शेखर की मातृभाषा अंग्रेजी, तो ये माँ का स्थान उसे देना पड़े उसे ठीक नहीं लगा। तो उसने कोशिश की, जैसे विदेशी कपड़े जलाने लगा था वैसे अंग्रेजी को मिटाने के लिए उसने बड़ी लगन से हिंदी पढ़ना आरंभ कर दिया और अपनी बातचीत में से अंग्रेजी शब्द एक के बाद एक निकालने लगा। आजकल जो हम गुजराती बोलते हैं वह शुद्ध गुजराती नहीं है। हमारी बातचीत में कई सारे अंग्रेजी शब्द आ ही जाते हैं। प्रयास करना पड़ता है कि गुजराती में से अंग्रेजी शब्द निकाल। हम कोई भी बात करें कि मैं घर से बस में गया तो उसमें बस शब्द अंग्रेजी है, पेन है अंग्रेजी शब्द। तो ये कोशिश करनी पड़ेगी कि हमारी बातचीत में से अंग्रेजी शब्द निकाल। तो वो कोशिश करने लगा, अपनी आदतों में से भी ये विदेशी अभ्यासों को दूर करने लगा। ये जो अंग्रेजियत आ गई है उसमें ये ईसाई आया, ये अमेरिकन मिशनरी उनका शिक्षक है, उन सभी के आचार विचार आदत ये सब आ गए हैं। तो कोशिश करने लगा है। अब देखिए आगे क्या हुआ कि और अपने अंग्रेजी ज्ञान को प्रमाणित, ये अपने हिंदी ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए उसने गांधी जी के प्रति अपनी श्रद्धा, जिसे व्यक्त करने का कोई साधन तो उसे प्राप्त नहीं था, तो उसे प्रकट करने के लिए, अंडरलाइन कीजिए, उसने अपने हिंदी ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए गांधी जी के प्रति उनकी जो श्रद्धा है उसे प्रकट करने के लिए उसने एक राष्ट्रीय नाटक लिखना आरंभ किया। तो शेखर ने ये राष्ट्रीय नाटक लिखना क्यों आरंभ किया, इसका उत्तर है एक तो अपने हिंदी ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए कि मैंने ये हिंदी सीखा है, मैं लिख सकता हूँ। दूसरी बात, अपनी जो गांधी जी के प्रति श्रद्धा है उसे प्रकट करने के लिए तो उसने अंग्रेजी नाटक लिखना आरंभ किया, हिंदी नाटक। जीवन में देखे हुए एकमात्र खेल, उसकी स्मृति अभी उनके मन में ताजी थी, इसलिए उसने लिखने में विशेष कठिनाई नहीं हुई। तो लिखना आरंभ किया है। प्रस्तावना तो जो की त्यों ही हथियार, यानी दूसरे पुस्तकों की कोई प्रस्तावना जो की त्यों या लिख ली, केवल कहीं कहीं कुछ मामूली परिवर्तन उसमें करना पड़ा। उसके बाद नाटक का आरंभ हुआ। पहले प्रस्तावना, इसके बाद आरंभ हुआ, लिखा। तो उसमें क्या लिखा कि एक स्वाधीन लोकतंत्र भारत का विराट स्वप्न, स्वाधीन स्व अधीन भारत का स्वप्न, और जिसके राष्ट्रपिता गांधी
ऐसा सोचना, और सिद्धि के लिए उन साधन है। और अनवरत कताई चल रही है, बुनाई चल रही है, सतत अनवरत यानी सतत कताई बुनाई का कार्य उस देश में चल रहा है। विदेशी जो है माल और मनुष्य उसका परित्याग कर दिया गया है। विदेशी माल और मनुष्य यानी अंग्रेजों पर परित्याग हुआ है, और प्रत्येक अवसर पर दूसरा गाल आगे कर देना, ये आचार विचार है। प्रत्येक अवसर पर जब जरूरत पड़ने पर एक थप्पड़, गांधी जी ने ऐसा उपदेश दिया है कि तुम्हारे एक गाल पर कोई थप्पड़ लगा दे तो दूसरा गाल आगे कर दो, यहां भी लगा दो। हाँ, गांधी जी ने ये नहीं कहा कि दूसरे गाल पर भी थप्पड़ पड़ जाए फिर क्या करना है, ये गांधी जी ने नहीं कहा। ये तो हमारी सोच के मुताबिक करना है कि अब आगे क्या करना चाहिए। तो ये प्रत्येक अवसर पर यानी सामना नहीं करना, हिंसा नहीं करना, ऐसी भावना। सत्य हरिश्चंद्र का इंद्रलोक आरंभ से हटकर अंत में आ गया था। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, जिनका नाटक या फिल्म गांधी जी को बहुत ही पसंद था, तो ये जो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र है उसका इंद्रलोक आरंभ से हटकर अंत में आ गया है। इंद्रलोक है तो ये आरंभ में होना चाहिए, अब ये अंत में रख दिया है। और अपने ऊपर शेखर की जो प्रतिभा द्वारा सूर्यास्त के सुनहरे टापू की छाप लेकर, अपने ऊपर शेखर की प्रतिभा द्वारा सूर्यास्त के सुनहरे टापू की छाप लेकर ये आरंभ था, अंत में रख दिया। और शेखर के ये नाटक का अंतिम दृश्य जो था, अंडरलाइन कीजिए, स्वाधीन और बाधाहीन भाव, ये अंतिम दृश्य है। एक स्थूल आकार प्राप्त भारत, तो ये स्थूल आकार प्राप्त स्वप्न है ये कि स्वाधीन बन जाएगा, ये उसका अंत। तो ये नाटक उसने हिंदी में लिखा अपने हिंदी ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए, और गांधी जी के प्रति उनके मन में जो श्रद्धा भरी पड़ी हुई है उनको प्रकट करने के लिए। और कोई साधन तो उसके पास था नहीं, वो तो भाग नहीं ले सकता है उसमें, ये सूत्रोच्चार नहीं कर सकता, बाहर निकलकर रास्ते पर जाकर सबके साथ मिलकर तो ये नहीं कर सकता। तो ये अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए भी ये स्वप्न स्वाधीन भारत का स्वप्न, जिस नाटक में ऐसा नाटक लिखा। अब नाटक तो पूरा हो गया, अब शेखर ने सुंदर स्याही से उसकी प्रतिलिपि तैयार कर ली। प्रतिलिपि यानी नक्कल उसकी, जिसे हम जेरोक्स बोलते हैं। वास्तव में जेरोक्स एक कंपनी का नाम है, उसका अर्थ ये प्रतिलिपि या नकल नहीं होता, ये कंपनी का नाम है। जैसे कॉलगेट, ये कंपनी का नाम, कॉलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड, ये कंपनी का नाम। ये कोई टूथपेस्ट नहीं है, कॉलगेट मीन्स टूथपेस्ट नहीं। लेकिन हर एक टूथपेस्ट को हम आजकल कॉलगेट कहते हैं, चाहे वो पेप्सोडेंट, उससे भी हम कॉलगेट कहकर बुलाते हैं, वास्तव में वो कॉलगेट नहीं है। दंत कांति हो, उसे भी कॉलगेट कह लेते कई लोग। तो ये कॉलगेट नहीं है। वैसे ये प्रतिलिपि तैयार कर ली और उसे अपनी पुस्तकों के नीचे छिपा कर रख दिया, घर में किसी को पता न चले, पुस्तकों के बीच रख दी ये प्रतिलिपि। और पहले ये साहित्यिक प्रयत्न था, पहला प्रयत्न है साहित्य रचना करने का। ये साहित्यिक प्रयत्न करें, गति उसे अभी भी याद थी, इसलिए उसने अपना यह नाटक, यह अमूल्य रत्न किसी को नहीं दिखाया। इसके पहले उसने प्रयास किया होगा और उसकी क्या दशा हुई होगी, क्या गति हुई होगी, ये उसे याद था उस घटना का। तो आज उसने ये अमूल्य रत्न किसी को दिखाया नहीं, एक बार दिखाया था तो उसकी गति, उसका अंत बुरा हुआ होगा, इसलिए किसी को नहीं दिखाया। और सरस्वती को भी नहीं, उसकी बहन
उसे भी नहीं दिखाया, सरस्वती को भी नहीं दिखाया, किसी को नहीं दिखाया। और हर समय जब जहां वह जाता है तो उसके मन में एक भी ध्वनि गूंजा करती थी। जहां भी जाए उसे कानों में सुनाई दे ये ध्वनि कि भाई मैं शेखर हूं, ऐसी ध्वनि सुनाई दे। और एक अपूर्व नाटक का लेखक में चंद्रशेखर, ऐसी ध्वनि उसे सुनाई देती थी। और मैंने अकेले ही बिना किसी की सहायता लिए, तो बिना किसी की सहायता के अपने हाथों से ये नाटक का निर्माण किया है। ये ध्वनि उसके सतत उसके कानों में गूंजा करती थी। और वह नाटक स्वाधीन बाधाहीन भारत के उस चित्र का मैंने सर्जन किया है, निर्माण किया है। ये स्वप्न, ये नाटक, ये ध्वनि सतत उसके कानों में गुंजित हुआ करती थी। तो ये शेखर के बचपन की सब बातें हैं। अब आगे देखिए, शेखर के पिता, मैंने बताया था शायद कि वे एक अंग्रेज सरकार में बड़े अफसर थे, इसीलिए उसके घर का वातावरण अंग्रेजीमय है। तो उनके पिता एक दिन के दौरे पर जा रहे थे। उसे तो कहीं ना कहीं जाना होता था देश में। उस जमाने में 1940 आसपास की बात कर रहे हैं, तो यातायात के इतने साधन नहीं थे। शायद 40 के बाद की बात है। तो शायद हमारे देश में ट्रेन सुविधा हो गई थी। 1940 में ट्रेन सुविधा थी, तो दूसरे साधन तो नहीं थी, कार या बसें शायद कम थी या नहीं थी। तो या उसे दौरे पर जाना था कहीं और शेखर उनके साथ था। शेखर को साथ लेके अब दौरे पर निकले हैं। तो यूपी में शायद बांकीपुर नाम का एक स्टेशन, वहां पर सामान रखकर पिता और पुत्र दोनों वेटिंग रूम के बाहर टहल रहे थे। और शेखर कुछ आगे चल रहा था और उनके पिताजी पीछे पीछे चल रहे थे। कोई दौरे पर निकले अपने काम से ट्रेन में, तो बांकीपुर नाम का एक स्टेशन, वहां रुके, ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये वेटिंग रूम यानी प्रतीक्षालय, बहुत ही कठिन लगता है इसका हिंदी। रेलवे स्टेशन पर तो लिखा हुआ होता है इंग्लिश और हिंदी दोनों, तो वहां पढ़ना, वहां लिखा होता है प्रतीक्षालय, यानी आप ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो वहां आप ठहर सकते हैं। तो वेटिंग रूम में अपना सामान रख दिया है और वे प्लेटफॉर्म पर टहल रहे हैं। तो आगे आगे जा रहा था शेखर और उनके पिताजी पीछे पीछे चले आ रहे हैं। अभी ट्रेन आने की देर है, अभी आई नहीं। तो ये वहां प्लेटफॉर्म पर टहल रहे थे, आगे आगे जा रहा था शेखर, पीछे पीछे उनके पिताजी आ रहे हैं। पास से एक लड़का आया और शेखर की ओर उन्मुख होकर अंग्रेजी में बोला, तुम्हारा नाम क्या? व्हाट इज योर नेम? ऐसा पूछा होगा इंग्लिश में, अंग्रेजी में पूछा होगा। अपने पास से गुजरा, भी तो आगे जा रहा था तो नजदीक से गुजरा उसके पास। उसने शेखर से पूछा, व्हाट इज योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? ऐसा अंग्रेजी में पूछा। शेखर ने सिर से पैर तक उसे देखा, क्योंकि वास्तव में अंग्रेज लोग हैं, इंग्लिश में बोलेंगे, अंग्रेजी में बोलेंगे, तो स्वाभाविक है, ये उनकी मातृभाषा है, वो बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पूछने वाला, ये प्रश्न करने वाला कि तुम्हारा नाम क्या, ये पूछने वाला तो भारतीय है। तो उसने अंग्रेजी में पूछा, इसलिए शेखर ने उसे सिर से पैर तक पहले देखा, ऊपर से लेकर नीचे तक देख लिया। तो लड़का एक अच्छा सा सूट पहने हुआ था, अंग्रेजी ढंग के वस्त्र पोशाक, तो सूट पहना हुआ था, सिर पर अंग्रेजी टोपी है और उसके स्वर में अहंकार था। ये अंग्रेजी जानता है, ये बताने के लिए शायद इंग्लिश में अंग्रेजी में पूछा। हमारे यहाँ भी कई लोग ऐसे कि उनको इंग्लिश या अंग्रेजी बोलनी आती है, ये प्रदर्शन करने हेतु वे अंग्रेजी में बातचीत करते हैं आपस में। किसी जो नहीं जानता उनके सामने तो खास
अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता है। और हमारे यहाँ के लोग भी ऐसे अंग्रेजी सुनकर प्रभावित हो जाते, हमारे कानों को न मालूम क्या होता है, प्रभावित हो जाते कि भाई ये तो अवतारी पुरुष दूसरे लोक से आया हुआ है, ऐसा मालूम होता है, अंग्रेजी बोल लेता, तो हम उसे देवतुल्य मानने लगते कि ये तो स्वर्गलोक से आया हुआ, अंग्रेजी बोल लेता, तो हम प्रभावित हो जाते। क्यों भाई, हम गुजराती बोलते हैं तो वे लोग प्रभावित क्यों नहीं होते? वे लोग क्यों मानने नहीं लगते कि भाई ये तो अद्भुत देवलोक से आया हुआ गुजराती में बोलता? ऐसा नहीं होता, क्योंकि वे लोग जानते हैं कि ये उनकी मातृभाषा है, अच्छी तरह से बोल सकता है, उसमें नया नहीं है, बचपन से सुनता आ रहा। अनपढ़ होगा हमारे यहाँ तो भी बोलेगा गुजराती, वैसे वहां भी कोई अनपढ़ होगा तो अंग्रेजी बोल सकता है, उसमें कोई नई बात नहीं। अनपढ़ भी बोल लेते भारत में। यहाँ है तमिलनाडु का एक मजदूर मैंने देखा था, जो ज्यादातर तो अपनी तमिल भाषा में ही बात करता था, लेकिन अंग्रेजी भी जानता था। उनका इंजीनियर जो था उनके साथ तो इंग्लिश में ही बातें करता रहता था, जहां भी वह काम करता था। तो वह इंजीनियर जो गुजराती था, इंग्लिश तो जानता था, तमिल नहीं जानता था, इसलिए इंग्लिश में बातचीत करता था उस मजदूर से। तो मैंने उस इंजीनियर से पूछा कि भाई साहब, ये पढ़ा लिखा मजदूर है, इंग्लिश में बातचीत कर रहा है, यहां मजदूरी क्यों कर रहा है? तो उस इंजीनियर साहब ने मुझे बताया, ये कई साल पहले की बात है, कि ये पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़, तमिल तो उसकी मातृभाषा है, बोल लेता है, लेकिन वहां जो अंग्रेजी चल रही है, तो ये सब सुन सुनकर ये भी सीख चुका, अब बोल लेता, उसमें नई बात नहीं है। और यहां मेरे साथ तो बोलनी पड़ेगी, क्योंकि उसे गुजराती नहीं आता, मुझे तमिल नहीं आता, उसे हिंदी भी नहीं आता, इंग्लिश में बातचीत कर लेता है, उसमें नया क्या? तो अनपढ़ लोग भी इंग्लिश बोल लेते हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है। वो देवताई पुरुष नहीं, हमें उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए कि इंग्लिश बोलता है, क्या हुआ, कोई भी भाषा बोल सकते। तो यहां ये काला अंग्रेज, हम उसे काला अंग्रेज कहेंगे, क्योंकि ये है तो भारतीय, कपड़े अंग्रेजी ढंग के यानी विदेशी कपड़े पहने, माथे पर सिर पर ये अंग्रेजी टोपी है, और उसके स्वर में भी अहंकार था। देखिए, अंग्रेजी सीखना पूरी बात नहीं, लेकिन अंग्रेजियत हम में नहीं आनी चाहिए, ये वेस्टर्न कल्चर नहीं आना चाहिए, हमारे संस्कार, भारतीय संस्कार, ये भूलना नहीं चाहिए। तो इसके स्वर में भी अहंकार था, क्योंकि वो अंग्रेजी बोल लेता, तो ये अहंकार आ गया कि मैं बोल सकता हूं अंग्रेजी, तो अहंकार था। और शायद अपने अंग्रेजी ज्ञान का परिचय वह देना चाहता था। याद रखना, अंडरलाइन करना। वो इसने अंग्रेजी में पूछा कि व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, ऐसा इंग्लिश में पूछा था। क्यों पूछा था? उसे तो पता था कि ये सामने वाला लड़का है भारतीय, उसके चमड़ी के रंग से ही पता चल जाता है कि ये भारतीय। तो उसके साथ अंग्रेजी में क्यों बातचीत करें? हमारे यहाँ कोई गुजराती मिले तो गुजराती में ही बात करते, कोई बाहर वाला है, हिंदी भाषी है, तो हम उसके साथ हिंदी में बातचीत करते हैं। यदि वह गुजराती बोले तो हम गुजराती में ही बोलेंगे। हम ऐसा समझते हैं कि वो गुजराती समझ नहीं पाएगा, इसलिए उसके साथ हिंदी बोलना पड़ता है, ठीक है। लेकिन हम अंग्रेजी जानते हैं, ये ज्ञान उसका प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, ये अहंकार। तो ये अहंकार था उसके स्वर में, वह अपने अंग्रेजी ज्ञान का परिचय देना चाहता था। और शेखर को ये प्रश्न है ना, बुरा और अपमानजनक लगा। कोई अनजान आदमी को आप ऐसे नहीं पूछ सकते कि व्हाट इज योर नेम, ये शिष्टाचार नहीं, अंग्रेजी में तो ऐसे शिष्टाचार नहीं है। आप भी गुजराती में भी कोई अनजान आदमी को ऐसे पहली बार मिले हैं तो सीधा पूछ नहीं लेते कि तारू नाम शू, તમારું નામ શું, तो
वह देखने लगेगा कि भाई ये अनजान आदमी मेरा नाम क्यों पूछ रहा। तो ये शिष्टाचार नहीं है। अंग्रेजी में शिष्टाचार है कि कुछ पूछना है, कोई चीज मांगनी है तो प्लीज लगाना चाहिए। योर पेन प्लीज, योर नेम प्लीज, इससे पूछना चाहिए। ये भी परिचय होने के बाद, हमारा परिचय हुआ है, मुलाकात हुई है, तब आप पूछ सकते हैं ऐसा। तो ये तो ठीक नहीं है कि ये तो बुरा है प्रश्न और अपमानजनक है ये प्रश्न, उसने उत्तर नहीं दिया। ऐसे प्रश्नों के उत्तर नहीं देने चाहिए। कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके उत्तर न देना बुद्धिमानी। कोई कुत्ता रास्ते में भौंकता है तो हमें उसके सामने भौंकना नहीं चाहिए। उसकी आदत है, भौंकता है, लेकिन हम उसके सामने भौंकने लगे तो हम और उस कुत्ते में कोई फर्क नहीं। हाथी गुजरता है, निकलता है कहीं पर से, तो उसे देखकर कुत्ते भौंकने लगते हैं। मैंने तो अक्सर ऐसा देखा। उसे बड़ा विचित्र प्राणी लगता है, बड़ा लगता है और विचित्र लगता है, उसने ऐसा देखा ही नहीं। उसकी आंखों को जब बहुत सारा आश्चर्य होता है तो कुत्ता भौंकता है, अजीब लगता है उसे। ऊंट को देखकर भी भौंकने लगता है। कोई साधु महाराज, बड़ी बड़ी लंबी दाढ़ी, मूछे, बड़े बड़े बाल, लंबी लंबी मालाएं गले में, विचित्र पहनाव, कंधे पर कुछ रखा है, बगल में कुछ रखा है, ऐसा पहनाव, धोती पहनकर निकलता है तो उसे देखकर भी कुत्ते भौंकते हैं। कोई भिखारी वह निकलता है, उससे भी भौंकने लगता है। पुलिस वाला हमारी सोसाइटी में आते हैं, निकलते हैं तो उसे भी भौंकता। तो ये उसका अर्थ तो ये हुआ कि उसे कुछ अजीब लगे, नॉर्मल ना लगे तो उसे भौंकता है। उसमें उसका क्रोध नहीं, गुस्सा नहीं, वह अपना आश्चर्य प्रकट कर रहा, इसलिए भौंकता। तो हमें उसके सामने भौंकना नहीं चाहिए। तो हाथी उसे कुछ जवाब नहीं देता, कुत्ते को रुक नहीं जाता, उसे हटाता नहीं अपने रास्ते से, नहीं तो एक पैर रख देता उस पर तो कुत्ता सीधा ऊपर चला जाता। लेकिन हाथी ऐसा नहीं करता, बस वह अपनी मस्ती में चलता ही रहता है। कुत्ते तो भौंकते हैं, बस उसकी आदत। तो यहां उसने जो प्रश्न किया वह बड़ा बुरा है, अपमानजनक है, इसलिए उसने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। तो ये उत्तर न देने में बुद्धिमानी है। कोई मूर्ख है ना, उनके साथ दलीलें नहीं करनी चाहिए, बातचीत नहीं करनी चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, मूर्ख के सामने मौन रहना चाहिए। एक बहुत सारे विद्वान ज्ञानी लोग हैं, उनके बीच भी हमें मौन रहना चाहिए। तो हमारी गिनती भी उन ज्ञानियों में होने लगती है। तो दो जगह मौन रहना चाहिए। तो यहां उसने उत्तर नहीं दिया, ये बुद्धिमानी है, कुछ इसलिए भी नहीं दिया। शिखर ये कारण बता रहा है कि मैंने इसलिए उत्तर नहीं दिया कि पीछे पीछे मेरे पिताजी आ रहे थे, नहीं तो जवाब दे देता उसे, लेकिन इसलिए नहीं दिया उसे। ये अपमानजनक प्रश्न, ये बुरा प्रश्न, उसका उत्तर मैं दे सकता था लेकिन नहीं दिया, क्योंकि पीछे पीछे पिताजी आ रहे थे, इसलिए नहीं दिया। पिताजी की उपस्थिति में बात करते वह झिझकता। पिताजी की उपस्थिति में, उपस्थिति यानी हाजिरी, उपस्थिति का विरुद्धार्थी शब्द है अनुपस्थित। उपस्थित, अनुपस्थित, हाजिर, गैरहाजिर के विरुद्धार्थी शब्द है। तो उनकी उपस्थिति में ये अंग्रेजी में बातचीत करने से ये शेखर झिझकता था। उसे झिझक होती थी, उसे ठीक नहीं लगता था, क्योंकि बार बार वे आग्रह करते थे अंग्रेजी में बोलो, अपने भाइयों से अंग्रेजी में बातचीत करो, जबकि अब तो उसकी मातृभाषा हो गई है, फिर भी वे आग्रह रखते थे कि अंग्रेजी में बातचीत करो, अंग्रेजी में बोलो। वे अंग्रेजी सुनना चाहते हैं अपने बच्चे के मुंह से। तो वे झिझकता था, उस
लड़के ने ऐसा समझा, देखिए आप मौन रहते हैं, जवाब नहीं देते हैं, इसका मतलब तो ये सामने वाला कुछ भी निकाल सकता है। कोई आपसे प्रश्न करता है कि तुम्हें मेरे साथ आना है, आप जवाब नहीं देते हैं, तो इसका मतलब ये समझता है कि नहीं आना, समझ लेता है। तो यहां प्रश्न किया तो लड़के ने ऐसा समझा कि भाई उसका सामना करने वाला कोई, लड़का ऐसा समझा कि मैं जो बोल रहा हूं अंग्रेजी में, व्हाट इज योर नेम, ये उसकी समझ में नहीं आ रहा, ये अंग्रेजी जानता ही नहीं। मेरा प्रश्न उसकी समझ में नहीं आ रहा, अंग्रेजी जानता ही नहीं, शायद अनपढ़ है, ऐसा अनुमान लगा लिया। तो उसको तो लगा कि भी उसका सामना करने वाला कोई नहीं है। जब हम बोलते हैं और दूसरे समझ नहीं पाते, वह भाषा नहीं जानते, तब हम प्रभावित हो जाते हैं, वाह मैं ज्ञानी हूं, बाकी सब अनपढ़ है। तो उसका सामना करने वाला कोई नहीं है, तो वह या लड़का शायद अंग्रेजी जानता ही नहीं, ऐसा वह मान बैठा है। उसने तनिक और रोब से कहा, अब थोड़े ज्यादा रोब से वह उसने कहा कि माय नेम इज, जो भी XYZ, अपना नाम इंग्लिश में बताया कि माय नेम इज, ये पहले बताना चाहिए था। किसी से पूछने से पहले हमें अपना नाम बताना चाहिए कि माय नेम, व्हाट इज योर नेम प्लीज, योर नेम प्लीज, ऐसे इंग्लिश में शिष्टाचार। तो ये अब उसने थोड़े रौब से कहा कि माय नेम इज, और डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाते हो, तुम पढ़ते हो। देखिए ये समझ नहीं रहा, तो फिर अंग्रेजी में बातचीत करने का हेतु ही क्या? जो जिस भाषा में समझे ना, उसी भाषा में उसी से बातचीत करनी चाहिए। कोई गुजराती जानता है तो गुजराती में बातचीत करे, कोई हिंदी जानता है तो हिंदी में बातचीत करे, कोई अंग्रेजी ही जानता हो तो अंग्रेजी में बातचीत करे। लेकिन कोई इसमें से एक भी भाषा नहीं जानता है तो उसके साथ मुख्य भाषा में इशारों से भी बातचीत कर सकते हैं। आप उसे पूछ सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं, और वह भी जवाब दे सकता है, भले ही विदेशी हो, उसकी भाषा चाहे हिब्रू। मौन रहकर एक भी शब्द बोले बिना बातचीत हो सकती है। उससे आप आपके घर पर आए हैं तो आप उसे पूछ सकते हैं। तो ये सब कुछ समझ जाता है कि पानी पीना है, खाना खाना है, ये सारी बातचीत आप कर सकते हैं। और हमारे यहाँ तो उंगलियों से बहुत कुछ पूछा जा सकता है। जाना है तो पूछ लेते हैं, टीचर को भी उंगली उठाकर प्रश्न कर लेते हैं कि मैं गो टू। तो ये सारे प्रश्न उंगलियों से भी हो सकते, इशारे से, संकेत से हो सकता है। ये दुनिया की सर्वश्रेष्ठ भाषा, पूरी दुनिया उसे जानती है। तो यहां फिर उसने अंग्रेजी में बातचीत की, ये तो मूर्खता है, ये तो अहंकार है। वह लड़का जवाब नहीं दे पा रहा तो समझ जाना चाहिए कि अंग्रेजी नहीं जानता, चलो छोड़ो उसे, हिंदी में बातचीत करो, वह तो जानता होगा ये भारतीय है। तो इसने इंग्लिश में पूछ लिया कि डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाते हो, मेरा नाम ये है, तुम स्कूल में पढ़ते हो, ऐसा इंग्लिश में पूछा। अब शेखर के पिता यहां नहीं होते ना, तो वह उस प्रश्न का उत्तर चाहे न देता। ये प्रश्न कि मेरा नाम ये है, डू यू गो टू स्कूल, ये प्रश्न का उत्तर चाहे न देता। शेखर के पिताजी पीछे पीछे आ रहे, इसलिए अनिवार्य है उसे जवाब देना पड़े। क्यों देना पड़े? क्योंकि उनके पिताजी सुन रहे। ये लड़का जो प्रश्न कर रहा है वह भी सुन रहे, और अपना लड़का ये शेखर उत्तर नहीं दे पा रहा है, ये भी सुन रहे। इसलिए उनके पिताजी नहीं होते ना तो ये जवाब न देता, लेकिन उनके पिताजी पीछे पीछे आ रहे तो कुछ दूसरा उत्तर तो अवश्य देता। अब
ये अहंकारी है, ये लड़का, उसे अभिमान है अंग्रेजी का। तो कोई दूसरा उत्तर उसे देता, उनके पिताजी पीछे पीछे ना आते ना तो अच्छा जवाब दे देता। लेकिन क्या करें, उनके पिताजी पीछे पीछे आ रहे हैं, तो कुछ और उत्तर दे देता, अवश्य देता। उसके मन में यह संदेह उठ भी रहा था कि वह लड़का शायद कोई पाठ ही दूर रहा। किसी को अंग्रेजी बोलते सुनकर समझ जाना चाहिए कि ये जो रटा हुआ दो चार वाक्य रट लेता और बार बार वही वाक्य रिपीट करता है, नहीं वाक्य बोलने आते तो बार बार वही वाक्य पर आ जाता है, रटा हुआ बोलता। तो तोते की तरह उसने रट लिया। हमारे यहां स्पोकन इंग्लिश में कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है कि भाई कुछ सिचुएशन में, उस खास प्रसंग में क्या बोलना चाहिए ये बता दो, ये दो चार वाक्य रटा दो। लेकिन ये वास्तविकता नहीं सिखाते कि मानो कि आप साइकिल लेकर जा रहे हैं या स्कूटी या बाइक लेकर जा रहे हैं, किसी से टकरा गए, तब इंग्लिश में कौन कौन सी देनी चाहिए ये नहीं सिखाते। इंग्लिश में लड़ाई करनी है, आपको लड़ना है, झगड़ना है। अकस्मात हो गया, उसकी गलती है, तुम्हारी गलती नहीं है, तो इंग्लिश में क्या करें, ये सब नहीं सिखाते। वहां तो मातृभाषा पर आ जाते हैं। हमारी मातृभाषा में तो बहुत सारा खजाना है, नो नी नूना ये प्रत्यय लगा लगा कर उसे देते हैं, प्रदान करते हैं। तो ये वास्तविक स्थिति में क्या बोलना चाहिए, कैसे शब्द बोलने चाहिए, क्या बोलना चाहिए, ये परिस्थिति पर निर्भर है। क्या कब कैसी परिस्थिति आ जाए तो क्या बोलना चाहिए, ये स्पोकन इंग्लिश वालों ने सोचा ही नहीं। तो ये रटा हुआ मर्यादित वाक्य सिखा देते हैं और ये बार बार रटता रहता है, बार बार वही बोलता रहता है। तो हम मान लेते हैं कि ये इंग्लिश बोल सकता है। तो यहां शेखर को शंका संदेह तो हुआ कि ये रटा हुआ शायद बोल रहा है कि लड़का शायद कोई पाठ ही दोहरा रहा, अंग्रेजी उतनी जानता नहीं, सारी अंग्रेजी नहीं जानता। ये तो बचपन से जानता है शेखर, तो उसकी तो मातृभाषा हो गई है, तो उसे तो पता चल जाएगा कि ये ज्यादा अंग्रेजी नहीं जानता। कोई विदेशी या कोई दूसरे राज्य वाला यहाँ आकर गुजराती बोलने लगे तो हमें तो पता चल ही जाता है कि ये ठीक से गुजराती बोल नहीं पा, ये रटी हुई है, दो चार वाक्य उसे आते हैं, बोल लेते हैं, लेकिन ये गुजराती भाषी नहीं, उसकी मातृभाषा नहीं है, ये रटा हुआ। ट्रंप भी यहां आते हैं तो बोल लेते हैं। विदेशी नेता हमारे भारतीयों को प्रभावित करने के लिए गेम शो, हमारे कलाकार ये भी यहां आकर दो चार वाक्य बोल लेते, बात मजामा ये सब शब्द रट लिया कि गुजरात में जाएंगे तो ऐसे बोलना, वे खुश हो जाएंगे। तो यहां रटा हुआ बोल रहा है, शेखर को तो पता चल गया है कि ज्यादा अंग्रेजी नहीं जानता, अंग्रेजी उतनी नहीं जानता, पर उसने घृणा से उस लड़के की ओर देखा और कोई उत्तर कोई नहीं दिया, घृणा से नफरत से देखा, जवाब नहीं दिया। हम जवाब नहीं देते तो सामने वाला कोई भी अनुमान कर सकता है, लगा सकता है, लेकिन जवाब नहीं दिया। लेकिन उनके पिताजी जो है पीछे पीछे ही आ रहे, उसने सुना कि ये लड़का अंग्रेजी बोल रहा है, प्रश्न कर रहा है कि व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज, और डू यू गो टू स्कूल, ये सारे प्रश्न किए, लेकिन हमारा लड़का जो शेखर बुद्धू है जवाब ही नहीं दे पाया, अंग्रेजी बोलना ही नहीं जानता। देखिए, तो उनके पिता के क्रुद्ध स्वर ने कहा, शायद उस लड़के को जताने के लिए कि मेरा लड़का भी अंग्रेजी जानता, क्रोधित होकर
उनके पिताजी ने कहा, बोले, ये बताने के लिए सामने वाले लड़के को कि भी मेरा लड़का भी अंग्रेजी बोलना जानता है, इसलिए उनके पिताजी ने इंग्लिश में कहा होगा शायद कि जवाब क्यों नहीं देते, जवाब क्यों नहीं देते उसे, अंग्रेजी में जवाब क्यों नहीं देते। शेखर और भी जीत गया। ये कोई प्रदर्शन की चीज है कि मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं तो सामने वाले को बताऊं कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, मैं हिंदी बोल सकता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बाहर कहीं भी भावनगर में हमारे घर पर आसपास हिंदी ही बोलूं, ये तो ठीक नहीं है। आसपास सब गुजराती है तो मुझे गुजराती बोलना पड़ेगा, मैं गुजराती में ही बातचीत करता हूं, मेरी मातृभाषा भी गुजराती है, मैं क्यों हिंदी बोल। मातृभाषा सर्वोपरि है, ये ज्ञान है, लेकिन ये ज्ञान का कोई प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं। तो ये अंग्रेजी बोलना जानता है, ये प्रदर्शन करने के लिए उनके पिताजी कह रहे कि जवाब क्यों नहीं देते। तो शेखर और भी जीत गया, ज्यादा गुस्सा आ गया कि ये कोई प्रदर्शन की चीज है। हमारे यहाँ इंग्लिश मीडियम में जो पढ़ते हैं छोटे छोटे बच्चे केजी में, वहां पोएम रटाते हैं तोते की तरह, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। ये इतनी रट ली है, मैंने तो इतनी बार सुनी है इन बच्चों के माध्यम से। हर एक माँ बाप गौरव लेते हैं, मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, देखो सर आए, ये भी टीचर है, उनको सुनाओ वो पोएम, तो ये बच्चा वही पोएम बोलता है। मैंने तो पढ़ी नहीं थी, लेकिन ये सुन सुनकर मैंने भी कंठस्थ कर लिया कि हर घर में वही पोएम चलती है, ट्विंकल ट्विंकल। तो ये रटाया गया है, ये अंग्रेजी पोएम बोलता है, इसका मतलब ये नहीं कि वह उसके अर्थ जानता है, उसका अर्थघटन नहीं करता, बस ऐसे बोलना है, बोल लेता है, उसका अर्थ क्या है नहीं मालूम। तो इसका क्या मतलब, आप जो बोलते हैं उसका अर्थ भी आपको मालूम नहीं है, तो ये रटने से क्या फायदा। तो यहां रटा हुआ बोलना, इस पर वह शेखर तो चीट गया और भी चुप हो गया। वो आप छोटे बच्चों की ये आदत है, उसकी साइकोलॉजी, उसे कोई डांटते हैं ना बड़े, तो और भी चुप हो जाते, जवाब नहीं दे पाते। बड़ों के सामने तो बोलते ही, ये हमारी विनम्रता है, हमारे संस्कार भी है। उसे क्रोध आया है, गुस्सा आया है, चिढ़ गया है, फिर भी पिताजी के सामने मुंह नहीं खोलता, जवाब नहीं देता, उसके मन में क्या चल रहा है ये भी नहीं बता पा रहा। तो और भी चुप हो गया और वह लड़का मुस्कुरा कर आगे बढ़ गया। उसे तो अपनी जीत हुई ऐसा मालूम, ऐसा लगा उसे कि ये लड़का तो अनपढ़, अंग्रेजी बोलना जानता ही नहीं, शायद स्कूल जाता ही नहीं, ऐसा मान लिया और मुस्कुरा कर आगे बढ़ गया। तो उनके पिताजी ने कहा, इधर आओ, अब उसकी तो सजा मिलेगी, अंग्रेजी में जवाब नहीं दिया, इसके नजदीक बुलाया, इधर आओ। जैसे उसकी माता ने विदेशी गान कर दिए थे, वैसा ही कुछ अब होने वाला है। तो उसने उनके पिताजी ने कहा, इधर आओ। शेखर उनके पीछे पीछे वेटिंग रूम में गया, वहां ले गए, अंदर प्लेटफॉर्म पर नहीं, अंदर ले गए और कहा, इधर आओ चलो। तो पीछे पीछे उनके वेटिंग रूम में गया तो पिताजी ने उसका कान पकड़कर पूछा, जवाब क्यों नहीं दिया, मुंह टूट गया। हमारे कान पकड़ते शिक्षकों को ये आदत होती है कि कान पकड़ने से, कान को ऐसे मरोड़ने से, मानो एक्सीलेटर लगा, ये सीधा मगज के साथ जुड़ा हुआ है, तो कान पकड़कर पूछते, ठीक बात तो नहीं है। तो उनके पिताजी ने कान पकड़कर पूछा कि भाई जवाब क्यों नहीं दिया, मुंह टूट गया है। हमारे गुजराती में तो क्या बोलते हैं, जवाब केम न दी, तो केम न दिया, मोटा मग भैया है। तो यहां ऐसा पूछा कि भाई मुंह टूट गया है क्या। अब
आगे भी बात बढ़ सकती थी, अभी तो कान ही पकड़ा है और आगे हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तभी ट्रेन आ गई और शेखर कुछ उत्तर देने से या उत्तर न देने की गुस्ताखी करने से बच गया, जवाब देने से बच गया और अपना ये उत्तर कि मुझे क्रोध आ गया था, वह अहंकारी था, ऐसे कुछ उत्तर देने की गुस्ताखी करने से भी बच गया, क्योंकि ट्रेन आ गई। ये समय पर आ जाती है कभी कभी कि हमें बचा लेती। तो उस समय पर ट्रेन आ गई। वैसे तो भारतीय ट्रेन समय पर नहीं आती, उसका टाइम टेबल ऐसा नहीं होता, लेकिन ये यहां समय पर आ गई है, ट्रेन आ गई है और ये बच गई। अब दूसरे दिन क्या हुआ? घर में, अब घर आ गए, दूसरे दिन घर में क्या हुआ कि घर पर पिताजी ने मां से कहा, हमारे लड़के सब बुद्धू हैं। ज्यादातर ये आरोप मां पर आ जाता कि उसने बिगाड़ दिया, उसने ऐसे बुद्धू बनाए, हमारे सब लड़के बुद्धू हैं। ये फरियाद, ये शिकायत, गुस्सा पिताजी ने मां के सामने व्यक्त किया, शेखर की मां के सामने, कि हमारे लड़के सब बुद्धू हैं। किसी के सामने तो बोल नहीं निकलता। शेखर ने ये सब सुन लिया। किसी के सामने मुंह नहीं खुलता, बोल नहीं पाता। कोई कोई बच्चे भी ऐसे होते हैं, घर पर तो उसे शांत रखना पड़ता है कि वे ट्विंकल ट्विंकल बहुत हो गया, माफ करो, बंद हो जाओ। तो वहां चुप नहीं रहते। घर में कोई मेहमान आते हैं और उनके सामने पेश करते हैं माँ बाप की, चलो बेटा वो पोइम बताओ ना अंकल को, ये अंकल टीचर है, बताओ उसे वो ट्विंकल ट्विंकल वाली गाओ। तब शर्मा जाता, तब नहीं बोलता। और कोई नहीं होता घर में बाहर का, तब तो ये शांत नहीं रहता। तो बच्चे ऐसे भी होते। तो ये शेखर ने सुन लिया, कोई उत्तर नहीं दिया। उनके पिताजी, उनकी नस नस में अंग्रेजी व्याप्त है, वे अंग्रेज सरकार की सेवा में है, अफसर। तो वे तो ऐसा आग्रह रखते हैं कि घर में भी अंग्रेजी बोलनी चाहिए, बाहर भी अंग्रेजी बोलनी चाहिए, सबके साथ अंग्रेजी में ही बातचीत करनी चाहिए। तो इसी प्रकार उन दिनों से हम काले अंग्रेज हो गए। है भारतीय, शरीर भारतीय, जीव भारतीय, लेकिन हमारी भाषा जो है उसमें अंग्रेजी घुस गई। हम अंग्रेजों से आजाद हो गए हैं, लेकिन आज भी अंग्रेजी से आजाद नहीं हो पाए। तो ये लेसन क्रांतिकारी शेखर का जीवन बहुत ही अच्छा लेसन। चलिए इसके प्रश्न देख लीजिए कि स्वाध्याय में से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए, 2-3 वाक्य में उत्तर दीजिए और सविस्तार उत्तर लिखिए। ये तीनों प्रश्न आपकी फेसबुक में आपको करने, जब लेसन कंप्लीट होता है, समाप्त होता है, तो आपकी फेसबुक में ये प्रश्नों के उत्तर लिखने, यही होमवर्क है। होमवर्क मीन्स घर बैठकर ये फेसबुक में लिखना। ये आपको व्हाट्सएप करने की जरूरत नहीं है, ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैंने होमवर्क किया। प्रामाणिकता से, बड़ी ईमानदारी से अपना काम करते रहे। चलिए, धन्यवाद।